ओके बच्चों, तो आज हम लोग गैशियस स्टेट जो है वो डिस्कस करेंगे। गैशियस स्टेट बेसिकली आप लोग पढ़ चुके हो। इसके अंदर हमको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जहां अगर ये क्लैरिटी आ जाती है कि ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं या डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कैसा है, तो यहाँ पर हम वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, कनेक्टेड कंटेनर के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, ग्राम्स लॉ, इफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है, केटीजी क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कोलिजन के पैरामीटर्स क्या है, तो फिर समझ लीजिए कि गैशियस में कुछ बचता नहीं है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ्स आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ग्राफ बनते कहाँ से हैं। आइडियल में ग्राफ बनते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो एक आइडियल गैस इक्वेशन है, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ का मिक्सचर है ये। अब एक केस लेते हैं हम। मान लीजिए कि हमें वीटी कर्व्स बनाने हैं, वीटी कर्व्स। तो हम देखेंगे कि कितने कितने तरह के वीटी कर्व्स हो सकते हैं और किस किस तरह के कर्व्स हमको पूछ सकते हैं। अभी सबसे बेसिक देखिए कि वीटी कर्व जब हम बना रहे हैं तो हम लिखेंगे एट कांस्टेंट पी एंड एन, राइट। तो कांस्टेंट पी और एन पे हमें वीटी कर्व्स बनाने हैं। तो सबसे पहला बेसिक कर्व जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि सर वी वर्सेस टी, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, इस इक्वेशन को अगर हम टर्न अप करें तो v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन आर बाई पी इंटू टी, वेयर दिस एन आर बाई पी इज ए कांस्टेंट। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ हमारे को यहाँ पे मिलेगा। सो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, और चूंकि स्लोप यहाँ पे जो भी होगा एन आर बाई पी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। यानी कि दैट विल डिपेंड अपॉन एन आर बाई पी। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन एन आर बाई पी की वैल्यू। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ दिस वाज वेरी बेसिक, है ना। तो अब इसमें अगर बात करते हैं कि मान लीजिए हमें दे दिया जाए एक कर्व ऐसा कि भाई आप v वर्सेस 1/t का कर्व निकालिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, v वर्सेस 1/t का कर्व निकालिए। तो हम यूं समझ सकते हैं कि क्या हम इस इक्वेशन में इसको एन आर बाई पी को हम k ले ले कोई कांस्टेंट, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको k t, v इक्वल्स टू के टी। अब हमें निकालना है 1/t के लिए, तो क्यों ना हम इस t को ऐसा, इसको इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/t। कैन वी राइट लाइक दिस? डेफिनेटली वी कैन राइट लाइक दिस। तो अब आप देखिए कि ये कैसा ग्राफ आ गया हमारा, यानी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ पर y इक्वल्स टू mx में हमारा x क्या हो गया, x क्या हो गया हमारा 1 बाय मतलब x हमारा क्या हो गया 1/1/t, दैट इज नथिंग बट दिस। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया p इनवर्सली 1/v या v इनवर्सली 1/p। तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, इस तरह का। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बच्चों। देखो मैंने अभी आपके सामने v और t का बनाया, अभी मैंने v और 1/t का बनाया। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि इसमें हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, हमने इसी इक्वेशन को टर्न कर दिया, इस इक्वेशन में कर दिया, और हमारा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/t के। तो हम समझ गए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। फिर हम आगे चलते हैं एक और तरीका का ग्राफ, कि मान लीजिए हमको कह दिया कि vt वर्सेस t का ग्राफ बनाइए। तो हम vt वर्सेस t का ग्राफ बनाना है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू के टी, ये हमारी इक्वेशन थी। अब k मैंने मान लिया, एन आर बाई पी को बार बार मैं एन आर बाई पी ना लिख के मैं k यूज कर रहा हूँ। अब मुझे बनाना है vt बाई टी का। तो डेफिनेटली आप देखिए दोनों तरफ मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, vt इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। ठीक है, के टी स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि ये तो हो गया मेरा y, और यहां पर t जो है वो मेरा है x एक्सिस पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ आता है, एक्सपोनेंशियल वाला, लाइक दिस। तो हम समझ गए कि vt वर्सेस t का ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर मान लीजिए हमको किसी ने दे दिया कि साहब आप निकालिए vt वर्सेस आप निकालिए टी स्क्वायर। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमको ऐसा ग्राफ दे दिया कि आप vt वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ निकालिए। तो अब अगेन वही इक्वेशन हमें यूज करनी है, v इक्वल्स टू के टी, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। वी वांट vt एंड ऑन द अदर साइड वी वांट टी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया t से। तो t से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो vt स्क्वायर vt, और अब देखो ये हमारा हो गया y एक्सिस, और ये हो गया हमारा m, और t स्क्वायर हो गया हमारा x। तो y इक्वल्स टू mx। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विद 45 डिग्री एंगल। गॉट इट? तो आई थिंक जिस तरह से हमने ये कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोथर्म्स को यूज किया है, वैसा ही हम किसी उस पे भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक और ग्राफ ले लेते हैं हम। हमें कह दिया कि vt वर्सेस 1/t का ग्राफ निकालना है। तो vt वर्सेस 1/t का मान लीजिए v इक्वल्स टू के टी। ठीक है, v इक्वल्स टू के टी।
अब मुझे निकालना है 1/t का, तो दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने, vt इक्वल्स टू kt स्क्वायर, ठीक है। अब vt वर्सेस 1/t का ग्राफ अगर हम निकालने तो चाहते हैं तो कैसा हमारा ग्राफ बनेगा। अब देखिए ये हो गया हमारा y, इसको हम पहले तो इस फॉर्मेट में लेके आए, तो vt इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं k अपॉन 1/t का होल स्क्वायर। एक ही बात है बच्चों, देखिए आप ये इक्वेशन को मैथमेटिकली, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी मान लो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो दोनों इक्वेशन बेसिकली एक ही चीज है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये मेरा है y, ठीक है, और 1/t का नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/t के हमारे क्या है, स्क्वायर में है, y स्क्वायर में है, तो ये कैसा ग्राफ आएगा, स्क्वायर में है, यानी कि कुछ ऐसा हो गया कि लाइक p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अब यूं समझिए कि ये 1/v है और v का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं इसको, भाई एक तरह से हम इसको ऐसे समझिए, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए ये नीचे x है हमारा, तो ये x है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ लाइक दिस, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और उसका भी स्क्वायर। तो और भी ज्यादा लाइक इनवर्स में तो है, इनवर्स में भी कैसा रिलेशन है कि अगर ये इसको थोड़ा सा हमने बढ़ाया, ठीक है, तो y पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, या y को हमने थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये बहुत ज्यादा घटेगा। तो इस तरह का कुछ हमको कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज द स्पेशल कर्व्स। हाँ तो बच्चों यहाँ पे आपको ये स्पेशल कर्व वाली बात क्लियर हो गई। अब सेम इसी तरह के कर्व हम चाहें तो पीटी के बीच में भी बना सकते हैं, कांस्टेंट वी पे एंड एन पे, इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। तो ज्यादातर इसी तरह के कर्व आते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लॉग वाला भी जो ग्राफ है एक बार इसको भी देख लेते हैं कि लॉग, मान लीजिए हमको बोल दिया कि लॉग पी वर्सेस लॉग टी का ग्राफ कैसा होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लिखेंगे P इक्वल्स टू एन आर बाई वी टी, सेम इस बार ये कांस्टेंट हो गया तो P इक्वल्स टू के टी हो गया। सो देयरफॉर लॉग P इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग टी, तो हम क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स, सॉरी c प्लस एम एक्स, सी प्लस एम एक्स। तो यहाँ पे c क्या हो गया हमारा, और हम समझ गए कि कैसा ग्राफ हमको मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है ग्राफ हमको। ये हमारा हो जाएगा लॉग के, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल, और दिस इज द कर्व ऑफ लॉग पी वर्सेस लॉग टी। तो आई थिंक जो स्पेशल ग्राफ वाला जो इशू है वो हमारा रिजॉल्व हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं स्पेशल ग्राफ को। स्पेशल ग्राफ में हमने वीटी कर्व लिया, हमने वी वर्सेस 1/t लिया, वीटी वर्सेस टी लिया, वीटी वर्सेस टी स्क्वायर लिया, वीटी वर्सेस 1/t लिया। तो हम समझ गए कि इस तरह के ग्राफ हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक था। तो बच्चों सबसे पहले अभी स्पेशल ग्राफ हमने खत्म किया है। तो स्पेशल ग्राफ के लिए अगर आपका किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। तो बच्चों एक ये वाला कर्व है पीवी वर्सेस पी, तो इसमें हम देख सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, दैट इज वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर हम पी को चेंज करें, चाहिए पीवी वर्सेस वी भी होता तो सेम ऐसा ही ग्राफ होता, जिसमें दिस हाइट इज शोन बाय एनआरटी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनाते हैं हम कि अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया इस तरह से और पूछ लिया है कि T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली क्योंकि एनआर तो कॉमन है तो डेफिनेटली T1 हैज टू बी ग्रेटर देन T2। नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज Dalton's law of partial pressure। व्हाट दिस लॉ सेज, वेरी इजी इट इज। देखो अगर मान लीजिए कि इनके कहने के अनुसार ये है, डाल्टन के अनुसार, कि एक कंटेनर है, मान लीजिए थोड़ा सीधा बनाते हैं कंटेनर, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने गैस ली है, एक नीली वाली और एक काली वाली, ठीक है। दो गैस आपको बच्चों दिख रही होगी, नीली वाली और काली वाली। अब उनका कहना यह है कि देखिए गैस हमेशा प्रेशर कॉज करती है। क्यों कॉज करती है हम समझ सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और वो इलास्टिक कोलिजन उनका होता है, तो दे डज नॉट लूजेस देयर एनर्जी, दे जस्ट ट्रांसफर एनर्जी टू लाइक ईच अदर, एंड वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में जब होते हैं तो दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट्स हाउ दे क्रिएट द प्रेशर। अब प्रेशर जब वो क्रिएट करते हैं तो इस प्रेशर में मान लीजिए टोटल प्रेशर हमने कहा P टोटल इज द प्रेशर, तो क्या इस टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नीली वाली गैस का होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं इस नीली वाली गैस को हम A मान लेते हैं, या ब्लैक वाली को A मान लेते हैं और ब्लू वाली को B मान लेते हैं, तो दो गैस है हमारे पास। तो व्हाट वी कैन से दैट दिस PT इज नथिंग बट द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द गैस B
gas A and pressure contributed by the gas B. Now what this is called as? This is called as partial pressure. पार्शियल क्यों बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए टोटल कंटेनर में प्रेशर 1 एटीएम लग रहा है, तो उस 1 एटीएम में से यदि 0.2 एटीएम ए के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, तो दैट ए का प्रेशर वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. दैट मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, एंड दिस इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. तो आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है. तो डाल्टन ने क्या कहा कि व्हेन इन ए कंटेनर 2 और मोर देन 2 गैसेस आर प्रेजेंट एंड द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग. व्हाई नॉन रिएक्टिंग? अगर वो आपस में रिएक्ट कर गए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने ली N2 एंड O2 और वो रिएक्ट करके मान लीजिए 2NO बना दिया, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल सेम ही रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा प्रेशर में. लेकिन व्हाट इफ CO प्लस हाफ O2 अगर है एंड दे कंबाइन टू फॉर्म CO2, तो यहां देखिए 1 मोल था, यहाँ पे 0.5 मोल था, लेकिन मिलके कितने बना लिए 1 मोल. यानी कि प्रेशर विल चेंज बिकॉज प्रेशर हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है. दैट्स व्हाई द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग. ठीक है, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए. तो हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी, तभी हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फुलफिल कर पाएंगे. सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि ए के मोल्स कितने, क्योंकि अभी हमने कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि ए के मोल्स कितने. तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, दैट इज Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट. इसी तरह से Pb जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द B, दैट इज Na प्लस Nb. वी नो, हमने पढ़ा है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए एंड Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी. और जब हम इनको काई वर्ड यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा काई ए इंटू पीटी मतलब टोटल प्रेशर, और Pb को हम लिख सकते हैं काई बी इंटू पीटी. देयरफॉर फाइनल टोटल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर को हम लिख सकते हैं काई ए पीटी प्लस काई बी पीटी. और अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से पीटी कैंसिल कर देंगे तो क्या हमारे पास रिलेशन आएगा? 1 इक्वल्स टू काई ए प्लस काई बी. दैट मींस किसी भी कंटेनर में जो भी गैसेस हैं, तो जो सारे गैसेस का मोल फ्रैक्शन का सम है दैट विल ऑलवेज बी 1. दैट विल ऑलवेज बी 1. अब देखिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी. फॉर एग्जांपल किस तरह के क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है और बोले कि इस कंटेनर में हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन है मान लीजिए 2 मोल, हीलियम है मान लीजिए कि 4 ग्राम, और ऑक्सीजन है मान लीजिए कि 16 ग्राम, और हमें बोल दिया गया है कि टोटल प्रेशर जो है इस कंटेनर के अंदर वो है 16 एटीएम, राइट. तो फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको करने के एक सिंपल सा तरीका है कि देखिए टोटल मोल्स कितने हैं पार्टिकल्स की, ये देख लें हम. तो हम देखेंगे टोटल 2 मोल यहाँ पर है, प्लस 4 ग्राम को मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं 4/4, दैट इज 1 मोल, क्योंकि हमको पता है हीलियम का मोलर मास, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया हमारा, बहुत पहले हमने बचपन में सीखा है 11th क्लास के बचपन में. और 16/32 दैट इज 0.5 मोल. सो टोटल मोल्स वी हैव 3.5 मोल्स. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कर लेता हूँ, 14 की जगह इसको 16 की जगह 14 कर लेता हूँ तो कैलकुलेशन इजी रहेगी. तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि 3.5 मोल कॉजेज 14 एटीएम. तो यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं बिकॉज जो प्रेशर होता है वो हमेशा मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, यानी किस गैस के मोल से इससे मतलब नहीं है प्रेशर को इससे मतलब है कि मोल्स कितने हैं. तो 3.5 मोल्स कॉजेज 14 एटीएम. सो 1 मोल विल कॉज हाउ मच प्रेशर? 1 mole will cause how much pressure? 14/3.5 that is 4 atm. इसका मतलब क्या है? 4 atm. तो हम समझ सकते हैं कि हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, चूंकि इसके 2 मोल थे. Therefore we can say P helium will be 2 into 4 that is 8 atm. P hydrogen will be, उल्टा में बोल गया, P हाइड्रोजन, और P हीलियम कितना होगा? 1 मोल था तो इसका आ जाएगा 1 into 4 that is 4 atm. और P ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 0.5 into 4 that is 2 atm, and that's how 8 plus 4 12 plus 2 that is 14 atm. तो ये पूरे 14 एटीएम का हिसाब आ गया. तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी कि किसी कंटेनर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस जब होती है तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर सबका मिला के प्रेशर होता है. इसको ऐसे समझिए कि एक क्लास में
मान लीजिए कि हमने कहा कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और एक के पास 2 रुपए, एक के पास 3 रुपए, एक के पास 10 रुपए ऐसा करके हैं, एंड द टोटल एसेट इज 100 रुपीज। तो उस 100 में किसका फ्रैक्शन कितना है ये कैसे निकालेंगे? बहुत सीधी सी बात है कि एक बच्चे के पैसे डिवाइड बाय सब बच्चों के पैसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना जिसका, यानी इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ कई बार कि मान लो 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी खोली और उस कंपनी में 100 रुपए लगाए। 100 रुपए लगाने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, 100 रुपए लगाए तो ए ने मान लीजिए 20 रुपए लगाए, बी ने मान लीजिए 30 रुपए लगाए, सी ने मान लीजिए 40 रुपए लगाए और डी ने ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बात है कि जो बच गया वो 10 रुपए लगाए। अब प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी वो किस रेशियो में होगी? सेम रेशियो में होगी। 20% इसको मिलेगा, 30% इसको मिलेगा, 40% इसको मिलेगा, 10%। तो इसको ऐसे ही समझिए कि 4 गैसेस थी, उन्होंने 20 मोल, 30 मोल, 40 मोल और 10 मोल कंट्रीब्यूट किए, तो उसके लिए जो भी प्रेशर क्रिएट हुआ उस प्रेशर का 20% ए के द्वारा लगा हुआ होगा, 30% बी के द्वारा लगा हुआ होगा, 40% सी के द्वारा लगा होगा और 10% डी के द्वारा लगा होगा। इसका मतलब यही 20%, 30%, 40%, 10% जो है, यही ए और बी और सी और डी का रेस्पेक्टिवली क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल कंट्रीब्यूशन। गॉट इट? तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टायर ट्यूब कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जब टायर पे हम हवा भरते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने हवा डाली और उसका प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि हम किसी कार में अगर जा रहे हैं और मान लीजिए हमें लगा कि हवा कम है तो हम हवा भरने वाले को क्या बोलते हैं कि भैया इतने पॉइंट कर दो। प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेजरमेंट हम किसका ले रहे होते हैं? प्रेशर का ले रहे होते हैं कि प्रेशर इतना कर दो। इसका मतलब है कि हमें ये पता है कि जब उसमें एयर ब्लो करेंगे तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन साथ में हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो क्या बॉयल्स लॉ फेल हो गया? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बॉयल्स लॉ इसलिए फेल नहीं हुआ बच्चों क्योंकि बॉयल्स ने कहा था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर एंड N आर कांस्टेंट। लेकिन इस टायर भी एक तरह से बलून जैसा ही केस हो गया। यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पर टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट है, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो उसमें हमको पता है कि आर और टी कांस्टेंट है, तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? एन। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स एयर हम ब्लो कर रहे हैं उसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है साइमल्टेनियसली और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दिस केस टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब हम हवा भरवा रहे हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इनिशियली ऑन एडिंग द गैस वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब विल इंक्रीज। शुरू में ट्यूब का वॉल्यूम बढ़ेगा एंड प्रेशर ऑफ द ट्यूब विल रिमेन कांस्टेंट। काफी देर तक प्रेशर, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये टायर है और इस टायर में इनफ्लैट हो गया, एयर नहीं है, तो जब हम हवा भरेंगे तो हवा भरते समय इसके अंदर जब हवा अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी? टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट है। क्योंकि वॉल्यूम इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब जब तक कि वो बाहर का और अंदर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक तो प्रेशर कांस्टेंट ही है। उसके बाद जब एक लेवल के बाद में हम इसमें और फर्दर ब्लो करते हैं एयर, तो वहां पे फिर क्या होता है? आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम वॉल्यूम adding gas pressure reach to maximum possible pressure and hence the condition that volume constant and temperature। यानी पहली कंडीशन क्या हुई? फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो क्या हुआ? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है और वहां चल रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यानी कि मैंने कहा इसी यहाँ दोनों बातें हो रही है, पर ये दोनों बातें एट द एंड रिजल्ट हो रही है। बट अगर इसी चीज को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दी तो पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि मान लो कि प्रेशर कांस्टेंट है, उस टाइम क्या हो रहा है? जो भी हम हवा भर रहे हैं वो वॉल्यूम बढ़ा रही है। फिर एक लेवल के बाद में एक टायर अपना जितना वॉल्यूम अटेन करना था उतना अटेन कर लिया, उसके बाद में फर्दर हम हवा भर रहे हैं तो V कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अब आप देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कि ए टायर ट्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम 8.2 लीटर कैन विदस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 10 atm। यानी कि उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है? 10 atm। विदस्टैंड का मतलब हो गया कि यदि उससे ज्यादा प्रेशर उसमें डाला तो वो बस्ट हो जाएगा। Initially the tube is empty, इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं है। Now first is the calculate the number of moles required to inflate completely the tube up to a pressure of 1 atm and 300 Kelvin। तो बहुत सिंपल सा है, PV = nRT लगाया कि प्रेशर हमने 1 atm रखा हुआ है और वॉल्यूम की कैपेसिटी उसकी 8.2 लीटर है, तो दैट इज इक्वल टू N into R into T। तो यहाँ से मोल्स निकल गए कि 1/3 मोल्स हम अगर उसको देंगे तो वो पूरा फूल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि अब हम इसमें और कितनी एयर डाल सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू बस्ट द टायर। चूंकि हमको पता है कि 10 atm तक ही वो झेल सकता है टायर, 10 atm के बाद अगर हम उसमें और मोल्स डालेंगे तो वो बस्ट हो जाएगा। तो जरा देखिए, जब हम इस बार प्रेशर 1 की जगह 10 कर देंगे तो वॉल्यूम तो वो का वही है। यहाँ पे N2 हमने निकाले तो क्या हमारे पास आए? 10/3। इसका मतलब 10/3 1/3 मोल पे तो प्रेशर जो है वो सेम रहता है, लेकिन उससे ज्यादा हम भरेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? 10/3 तक। और 10/3 मोल्स जैसे ही हमने डाल दी उसके बाद में वो क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टायर में जब भी हम हवा भरते हैं तो वहां पे पहले शुरू में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और बाद में वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आई होप बच्चों ये आपको प्रेशर टायर ट्यूब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।